बेटा क्वेश्चन नंबर 10 हम करने जा रहे हैं, डिस्कस एट लीस्ट 10 अलोएबल डिडक्शंस अंडर द हेड इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन अंडर सेक्शन 20 ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 and also explain not allowable deductions or non admissible deductions. क्वेश्चन ये है कि बताएं कौन सी 10 डिडक्शंस अलाउड हैं और कौन सी डिडक्शंस अलाउड नहीं हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन को समझना जरूरी है कि इस क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। पहली बात तो ये कि ये जो क्वेश्चन है ये बिजनेस से रिलेटेड है। कोई भी पर्सन जो बिजनेस इनकम अर्न करता है ना, ये उससे रिलेटेड है। आप जानते हैं एक बिजनेसमैन जब बिजनेस करता है तो वो साल के एंड पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाता है। क्या बनाता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आप बीकॉम पार्ट 1 में भी और अकाउंटिंग में फाइनल अकाउंट बनाते वक्त लाजमी बनाते रहे। और आप जानते हैं आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की एक डेबिट साइड और एक क्रेडिट साइड। डेबिट साइड पर आप सारे एक्सपेंसेस लिखते हैं और क्रेडिट साइड पर आप सारे रेवेन्यूज लिखते हैं। अगर आप रिकॉल करें तो आपको याद आएगा कि आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब बनाते हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पर आप डिफरेंट एक्सपेंसेस लिखते हैं, जिनमें वेजेस है, कैरिज है, फ्रेट है, सैलरीज है, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स हैं, स्टेशनरी एक्सपेंसेस हैं, एम्प्लॉयज के लिए जो आप जो कंट्रीब्यूशंस करते हैं वो वाले एक्सपेंडिचर्स हैं, डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस है, बैड डेट्स का एक्सपेंस है। मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सपेंसेस आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पर लिखते हैं। इसी तरह आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड पे आप रेवेन्यूज लिखते हैं। भाई वो जो आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते रहे हैं और प्रॉफिट कैलकुलेट करते रहे हैं, वो प्रॉफिट होती थी अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से कि भाई इतनी प्रॉफिट बिजनेस से आ गई, इतना नेट प्रॉफिट आ गया जी। जब आप टैक्स डिपार्टमेंट के लिए टैक्स ऑर्डिनेंस को फॉलो करते हुए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे तो उसमें आप हर वो एक्सपेंडिचर जो बिजनेस में आपने किया हो या बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से जो आप एक्सपेंडिचर पे करते रहे हैं, आप उन सब एक्सपेंडिचर को नहीं लिख सकते। टैक्स के अपने कानून हैं, अपनी रेगुलेशंस हैं, अपनी लिमिटेशंस हैं। टैक्स के कानून के मुताबिक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते वक्त सारे एक्सपेंसेस लिखने की इजाजत नहीं होती। टैक्स के कानून में सारे एक्सपेंसेस लिखने की इजाजत नहीं होती। आप सारे एक्सपेंसेस नहीं लिख सकते। फिर मेरी बात सुन लें, जब आप बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, प्रॉफिट फाइंड आउट करते हैं, तो आप अपनी मर्जी से सैलरीज लिख देते हैं, डेप्रिसिएशन लिख देते हैं, बैड डेट्स के एक्सपेंस लिख देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के एक्सपेंसेस लिख देते हैं, स्टेशनरी के, एडवर्टीजमेंट के, जो एक्सपेंडिचर बिजनेस में आपके हुए होते हैं आप उन सब को लिख देते हैं। लेकिन जब आप टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे तो आपको हर एक्सपेंस माइनस करने की इजाजत नहीं होगी। ना ही हर एक्सपेंस माइनस करने की इजाजत होगी और ना ही हर एक्सपेंस की जितनी मर्जी अमाउंट माइनस करने की इजाजत होगी। टैक्स में कुछ लिमिटेशन है कि भाई ये एक्सपेंस माइनस कर सकते हैं और ये माइनस नहीं कर सकते। ये किसके लिए हो रहा है बात? बिजनेसमैन के लिए, जिसने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना। एक सैलरीड पर्सन तो नहीं ना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाता, जो खुद जॉब कर रहा वो तो नहीं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाता। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कौन बनाएगा? जो बिजनेस कर रहा होता है। तो वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाता है ताकि उस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से अपनी प्रॉफिट फाइंड आउट करे। उस प्रॉफिट पर उसने टैक्स पे करना होता है। टैक्स डिपार्टमेंट को उसने दिखाना होता है, देखे मेरी भाई इतनी इनकम आई है, इतनी प्रॉफिट आई है, ताकि उसके अकॉर्डिंग टैक्स डिपार्टमेंट उस पर टैक्स लगा सके। तो जब आप टैक्स पर्पस के लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे तो आपको सारे एक्सपेंसेस और उनकी फुल अमाउंट माइनस करने की इजाजत, टैक्स ऑर्डिनेंस के मुताबिक कुछ रेगुलेशंस होंगी, कुछ लिमिटेशंस होंगी, कुछ पाबंदियां होंगी, उनके मुताबिक आप कुछ एक्सपेंसेस को लिख सकते हैं डेबिट साइड पर और कुछ की अमाउंट एक खास हद तक लिखी जा सकती है, उससे ज्यादा नहीं लिखी जा सकती। कुछ को लिखने के लिए एविडेंस का होना जरूरी है। जब तक वो नहीं होंगे तब तक आप उन एक्सपेंसेस को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पर नहीं लिख सकेंगे। अब मैं क्वेश्चन आपके सामने पढ़ता हूं। क्वेश्चन क्या है जी? क्वेश्चन नंबर 10 है, डिस्कस एट लीस्ट 10 allowable deductions under the head income from business or profession।
जब आप बिजनेस की इनकम में से इनकम फ्रॉम बिजनेस फाइंड आउट कर रहे हो, इनकम फ्रॉम बिजनेस में से जब आप इनकम फ्रॉम बिजनेस फाइंड आउट कर रहे हो तो वो कौन सी डिडक्शंस हैं जो अलाउड हैं, मतलब वो कौन से एक्सपेंसेस हैं जो अलाउड हैं। डिडक्शन मतलब एक्सपेंसेस, कि जब आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे हो टैक्स पर्पस के लिए इनकम फ्रॉम बिजनेस में, तो किन एक्सपेंसेस को आप लिख सकते हैं। और दूसरा हिस्सा है एंड आल्सो एक्सप्लेन नॉट अलोएबल डिडक्शंस, वो एक्सपेंसेस जिनको आप नहीं लिख सकते। बेशक बिजनेस में आपने वो एक्सपेंस पे भी किया हो, अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से जब आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते रहे हैं तब आप उनको लिखते भी रहे हैं, लेकिन अब नहीं लिख सकते, टैक्स पर्पस के लिए नहीं लिख सकते। वो कौन से एक्सपेंसेस हैं, तो स्टार्ट करते हैं जी। आपकी बुक में ये क्वेश्चन स्टार्ट होता है जी पेज नंबर 176 से। इनकम फ्रॉम बिजनेस का चैप्टर है, 176 नंबर पेज के तकरीबन आप 2/3 पर जाकर देखें, डिडक्शंस की हेडिंग दी हुई है, डिडक्शंस की हेडिंग दी हुई है, सेक्शन 20 लिखा हुआ है। ये वो डिडक्शंस हैं जो अलाउड हैं, फिर हम पढ़ेंगे वो डिडक्शंस जो अलाउड नहीं है। इसमें काफ़ी कुछ मैं आपको डिडक्ट करवाऊंगा, कटवाऊंगा, क्वेश्चन के मार्क करवाऊंगा कि ये कर लें, इसको छोड़ दें, फिर हम क्वेश्चन को कंपोज करेंगे। तो आपने साथ साथ इसको अपनी परमानेंट पेंसिल से मार्क करते जाना कि कौन कौन सा पॉइंट वाइज लिखना है, 1 2 3 4 कितने पॉइंट्स हमने डिडक्शंस के पढ़ लिए हैं। कहता है इन कंप्यूटिंग द इनकम अंडर द हेड इनकम फ्रॉम बिजनेस द फॉलोइंग अलाउंसेस एंड डिडक्शंस शैल बी मेड। जब आप इनकम फ्रॉम बिजनेस के हेड में से प्रॉफिट फाइंड आउट कर रहे हो, इनकम फाइंड आउट कर रहे हो, तो फॉलोइंग अलाउंसेस एंड डिडक्शंस शैल बी मेड। तो नीचे दी गई डिडक्शंस की जाती हैं, नीचे दी गई डिडक्शंस को वो अलाउड हैं, वो एक्सपेंसेस अलाउड हैं कि आप उनको लिख सकते हैं। सबसे पहला एक्सपेंसेस बेटा नंबर 1 पर दिया हुआ है, नंबर 1 इसको हेडिंग बनाकर करना है। जैसे आपने रेंट रेट और टैक्सेस है ना, इसको हेडिंग बना लेना है, ठीक हो गया। ये पहला पॉइंट है, इसमें ये लिखा हुआ है जी कि रेंट रेट टैक्सेस एंड रिपेयर्स, ये जो एक्सपेंसेस है ना सारे, बिजनेस में आप जितना रेंट पे करते हैं, बिजनेस की घर की बिल्डिंग का नहीं, बिजनेस की बिल्डिंग का रेंट, फैक्ट्री की बिल्डिंग का रेंट, बिजनेस के ऑफिस का रेंट, जितना भी रेंट है, जितने भी रेट्स और टैक्सेस हैं, जितना भी रिपेयर का एक्सपेंस है, जितना भी इंश्योरेंस का एक्सपेंस है, किसका, फॉर बिल्डिंग यूज फॉर पर्पज ऑफ बिजनेस, उस बिल्डिंग का रेंट, उस बिल्डिंग के रेट्स, उस बिल्डिंग के टैक्सेस, उस बिल्डिंग की रिपेयर, उस बिल्डिंग की इंश्योरेंस, जो बिल्डिंग आप बिजनेस पर्पस के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, आपको इजाज़त है कि आप इन एक्सपेंसेस को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पर लिख सकते हैं। इसको नंबर 1 पॉइंट लिख लें जी, नंबर 1 हेडिंग दे दें इसको। दूसरा पॉइंट रिपेयर्स एंड इंश्योरेंस ऑफ मशीनरी, इसको भी हेडिंग दे दें। जितने भी रिपेयर के एक्सपेंसेस होंगे और जितने भी इंश्योरेंस के एक्सपेंसेस होंगे, उस मशीनरी के, उस प्लांट के, उस फर्नीचर के जो घर में इस्तेमाल हो रही है वो नहीं, यूज्ड फॉर बिजनेस पर्पस, वो रिपेयर्स, वो इंश्योरेंस उस मशीनरी का, उस प्लांट का, उस फर्नीचर का, जो मशीनरी, जो प्लांट, जो फर्नीचर किसके लिए इस्तेमाल हो रहा है, बिजनेस पर्पस के लिए। अगर वो प्लांट, मशीनरी और फर्नीचर बिजनेस पर्पस के लिए इस्तेमाल नहीं हो रहा तो फिर उस पर आपको उस एक्सपेंस को लिखने की इजाज़त भी नहीं है। अगर वो प्लांट, फर्नीचर और मशीनरी घर में इस्तेमाल हो रही है तो उसके रिपेयर का एक्सपेंस लिखने की इजाज़त, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखने की इजाज़त नहीं है। तो ये दूसरा एक्सपेंस है जो अलाउड है। रिक्वायरमेंट में तो लिखा होता है 10 अलाउएबल डिडक्शन, लेकिन हम 15-17 पढ़ेंगे ताकि आप 15-17 याद करें, पेपर में हो सकता है वो 10 से ज़्यादा पूछ ले। तो 2 हो गई जी ये। तीसरा जी बोनस और कमीशन टू द एम्प्लॉयज, इसकी भी हेडिंग दे दें, हेडिंग बनाकर इसकी डिटेल यहाँ लिख दें, एक एक लाइन है इसकी हेडिंग साथ लिख दें। जितना भी बोनस, जितनी भी कमीशन आप अपने मुलाजमीन को देते हैं, वो बिजनेस जहाँ पर आपने मुलाजिम रखे हुए हैं, उन मुलाजमीन को आप जितना भी बोनस देते हैं, उन मुलाजमीन को जितनी भी कमीशन देते हैं, वो सब अलाउड है। क्वेश्चन बड़ा आसान है क्योंकि बार बार आप क्या पढ़ रहे हैं, ये अलाउड है और ये अलाउड नहीं है, तो नाम याद रखने हैं बस। कुछ में है शर्तें आ जाएंगी कि इतना अलाउड है, इससे ज़्यादा अलाउड नहीं है, उनको ज़रा और ज़रा ध्यान से याद कर लें। अदरवाइज ये पॉइंट देखिए कितने सिंपल है आपके सामने। उसके बाद है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोरोड फॉर एक्वायरिंग अ कैपिटल एसेट, इंटरेस्ट उस कर्ज पर, जो कर्ज किसके लिए लिया था, बिजनेस के लिए, बिजनेस के लिए कैपिटल एसेट खरीदना था, उसके लिए कर्ज लिया था।
तो उस अगर घर के लिए गाड़ी खरीदनी है, घर का के लिए कोई चीज़ खरीदनी है किस्तों पर, उसके लिए कर्ज ले लेते हैं, उस पर जो सूद होगा वो नहीं लिखना। यहाँ पर किसकी बात हो रही है? कारोबार के लिए, बिजनेस के लिए। बिजनेस के लिए आपने जो कर्जा लिया है उस पर जितना इंटरेस्ट बनता है वो अलाउड है। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट है बेटा, फिफ्थ हेडिंग है लॉस ऑफ एनिमल्स। घर में आपने एनिमल्स रखे हैं, जानवर रखे हैं, वो पालतू जानवर है, आप उनको पालते हैं, अगर उनमें से कोई मर जाता है, किसी की डेथ हो जाती है, कोई बीमार हो जाता है, उस पर आपका पैसा खर्च हो जाता है, वो अलाउड नहीं है आपको, वो तो घर के जानवर हैं। हाँ, कुछ लोगों का बिजनेस ही किन पर होता है? जानवरों पर। पोल्ट्री फार्म हो गया, कैटल फार्म हो गए, फिश फार्म्स हो गए, स्टड फार्म, घोड़ों के फार्म्स होते हैं लोगों के। तो भाई अगर किसी का बिजनेस ही जानवरों से ताल्लुक रखता है, अगर उस जानवर में से कोई जानवर मर जाता है तो उसका नुकसान समझा जाएगा, उस नुकसान को बिजनेस का एक्सपेंस माना जाएगा। तो अगर कोई जानवर मर जाता है, उसका जो नुकसान होगा, अगर वो जानवर बिजनेस के लिए इस्तेमाल हो रहा है तो वो जो जानवर का नुकसान है वो आपका एक्सपेंस होगा, और उस एक्सपेंस को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पर लिखा जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट है जी, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू द रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, अप्रूव सुपरएनुएशन फंड और अप्रूव ग्रेचुइटी फंड। हमने इसकी डेफिनेशन पढ़ी हुई है कि आप अपने मुलाजमीन के लिए, उनके ग्रेचुइटी फंड के लिए, उनके रिटायरमेंट के लिए, कि वो रिटायर जब हो जाएंगे तो उनको बेनिफिट दिया जाए, कंपनी उनके लिए कंट्रीब्यूट करती है। तो आप अपने मुलाजमीन के ग्रेचुइटी फंड के लिए, सुपरएनुएशन फंड के लिए या प्रोविडेंट फंड के लिए जितनी भी कंट्रीब्यूशन देते हैं, जितना भी पैसा कंपनी कंट्रीब्यूट करती है अपने मुलाजमीन के लिए, दैट इज अलाउड कि वो एक्सपेंस बनाकर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिख सकते हैं। ये वो एक्सपेंसेस, याद रहे कि हम क्या पढ़ रहे हैं, वो एक्सपेंसेस जो अलाउड हैं, जिनको लिखा जा सकता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। उसके बाद बेटा, एक्सपेंडिचर इनकम ऑन ट्रेनिंग ऑफ इंडस्ट्रियल वर्कर्स। जब आप कोई इंडस्ट्री रन कर रहे हो ना, वहां पर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आए दिन चेंज होती रहती है, प्रोडक्ट टेक्नोलॉजी है, मशीन की टेक्नोलॉजी है, उसको सिखाने के लिए आप अपने मुलाजमीन को ट्रेनिंग करवाते हैं। वो ट्रेनिंग सम टाइम आउट ऑफ द कंट्री करवानी पड़ती है, सम टाइम आपको ट्रेनर बुलवाने पड़ते हैं, उन ट्रेनर्स को आप पे करते हैं, उनको होटल में स्टे करवाते हैं उन ट्रेनर्स को, या अपने मुलाजमीन को दूसरे शहरों में, दूसरे मुल्कों में भेजते हैं ट्रेनिंग के लिए, पैसा खर्च होता है। तो मुलाजमीन की ट्रेनिंग पर जितना पैसा खर्च होता है दैट इज अलाउड फॉर डिडक्शन, वो आपका बिजनेस एक्सपेंस होगा, आप उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पर लिख सकेंगे। क्लियर है? नेक्स्ट है एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द एम्प्लॉयर ऑन एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और हॉस्पिटल इन पाकिस्तान एस्टैब्लिश फॉर द बेनिफिट ऑफ एम्प्लॉयज, देयर फैमिलीज एंड डिपेंडेंट्स। मुख्तलिफ इदारे हैं, प्राइवेट भी और पब्लिक भी, जिन्होंने अपने मुलाजमीन के फायदे के लिए स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स बनाए हुए हैं। जैसे आप देखें, पुलिस का हॉस्पिटल है, बन रहा है भी पुलिस का, पुलिस के लिए हॉस्पिटल, इस तरह वर्कर वेलफेयर हॉस्पिटल है, वापडा का अपना हॉस्पिटल है, अपने मुलाजमीन के लिए बनाया हुआ उन्होंने। इसी तरह एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, डेनम कंपनी है, क्रिसेंट बाहुमान, डेनम कंपनी है, पाकिस्तान में सबसे बेहतर, एशिया की सबसे बड़ी जीन्स का कपड़ा बनाने वाली इंडस्ट्री, फैसलाबाद के करीब पाकिस्तान में है। जितने बड़े बड़े ब्रांड है ना, लिवाइस और जितने बड़े बड़े जीन्स की पैंट के ब्रांड हैं, वो सारे अपनी पैंट्स उनसे बनवाते हैं, पाकिस्तान से बनवाते हैं, वो बाहर के मुल्क भिजवाते हैं, फिर वहाँ से टैग ला के पाकिस्तान में इंपोर्टेड करके पाकिस्तान में चीज़ें आ जाती हैं। मैं खुद वहाँ पे उस फैक्ट्री में 2 दफ़ा जा चुका हूँ। एशिया की सबसे बड़ी डेनिम इंडस्ट्री है, जीन्स का कपड़ा बनाने वाली इंडस्ट्री है। A to Z वो रुई खरीदते हैं, कॉटन फसल खरीदते हैं, रुई की धागा बनाते हैं, धागे से जीन्स की पैंट फिनिश फॉर्म में डिज़ाइनिंग के साथ A to Z वो यहाँ पर तैयार करते हैं। इतनी बड़ी कंपनी है कि उस कंपनी ने अपना बिजली का घर लगाया हुआ है, वो पूरी कंपनी में जितनी भी बिजली है उनकी अपनी प्रोड्यूस होती है। उन्होंने मुलाजमीन के लिए जितने घर बनाए हैं, वो बिजली जो है वो कंपनी सप्लाई करती है। मुलाजमीन के बच्चों के लिए हॉस्पिटल भी है, मुलाजमीन के बच्चों के लिए स्कूल भी है, उसी इलाके, पूरा एक शहर है, गुजरांवाला शहर जितनी तो कंपनी है, वो जितना गुजरांवाला शहर है ना, इतना बड़ा एरिया है उनके पास जहाँ पर वो कंपनी रन कर रही है। अच्छा, उन्होंने अपने मुलाजमीन के लिए हॉस्पिटल भी बनाया है, मस्जिदें भी अंदर हैं, कब्रिस्तान भी अंदर है, मुलाजमीन के लिए जो स्कूल है वो भी अंदर है, हॉस्पिटल भी अंदर है। जितना खर्चा वो अपने मुलाजमीन पर करते हैं उनके बच्चों की एजुकेशन के लिए, उनके फैमिली डिपेंडेंट्स के हॉस्पिटल के एक्सपेंसेस के लिए, वो सारे एक्सपेंसेस जो कंपनी कर रही है, कंपनी को वो एक्सपेंस लिखने की
इजाज़त है कि कंपनी उसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पर लिख सकती है। ये इस पॉइंट में लिखा गया है। उसके बाद है जी एक्सपेंडिचर ऑन ट्रेड डेलीगेशन स्पॉन्सर्ड बाय द फेडरल गवर्नमेंट। होता क्या है, ये एम्बेसीज जो होती है ना, एम्बेसीज सफारतकार, एक दूसरे मुल्कों में जो सफारतकार होते हैं, इनका काम क्या होता है, एक तो दूसरे मुल्क में, पाकिस्तान फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान का कोई सफ़ीर है वो दुबई में है जी, पाकिस्तान का सफारत खाना दुबई में है, उसका मकसद ये जो पाकिस्तानी दुबई में आएंगे उनको कोई मुश्किलात होंगी, उनकी जो बोर्डिंग का मसला होगा, उनके जो पासपोर्ट का मसला होगा, उनका वीज़ा रीन्यूअल का मसला होगा, वो वहाँ दुबई में बैठे हल करेंगे। दुबई से किसी ने पाकिस्तान में आना तो वो पाकिस्तान एम्बेसी में जाएगा, पाकिस्तान एम्बेसी से बताएगी भाई अगर आप पाकिस्तान घूमना चाहते हैं तो पाकिस्तान के ये इलाके हैं, उनको गाइड, टूरिस्ट गाइड प्रोवाइड किए जाते हैं। यही एम्बेसीज तिजारत में मददगार होती हैं कि एक मुल्क के लोग अगर दूसरे मुल्क में चीज़ें खरीदना चाहते हैं तो वो कैसे पाकिस्तान में आएंगे, ये एम्बेसीज के ज़रिए ही दूसरे मुल्क के डेलीगेशन, तिजारती वफूद, टीमें बन के आती हैं दूसरे मुल्क से पाकिस्तान में, ये एम्बेसी उन्हें गाइड करती है कि पाकिस्तान में आप यहाँ पर चले जाएं, वहाँ पर हमारी टीम होगी, वो आपको दिखाएगी पाकिस्तान में कौन कौन सी फैक्ट्री में क्या कुछ बन रहा है, अगर आपको चाहिए होगा तो वहाँ से ऑर्डर प्लेस कर दीजिएगा। तो ये फेडरल गवर्नमेंट की स्पॉन्सर्ड होती हैं, मतलब एम्बेसीज इनको यहाँ लेकर आती है, एम्बेसी फेडरल गवर्नमेंट के अंदर काम करती है। बेटा इन ट्रेड डेलीगेशन को आपने जब पाकिस्तान में आएंगे, इनको ठहराना है, इनको एंटरटेन करना है, इनको खाना शाने खिलाने हैं, होटल में ठहराना है, इनको विजिट्स करवाने हैं, तो इन ट्रेड डेलीगेशन, इन तिजारती वफूद पर जितना पैसा खर्च होगा ये बिजनेस का एक्सपेंस कंसिडर होगा, क्योंकि बिजनेस पर्पस के लिए आप इन डेलीगेशन को एंटरटेन करते हैं ना, कि जो वफूद आए हैं इनको हम बिजनेस का विजिट करवाते हैं, कंपनी का विजिट करवाते हैं, कंपनी के आउटलेट्स दिखाते हैं, ताकि कंपनी से इंप्रेस होकर, उसकी प्रोडक्ट से इंप्रेस होकर क्या करें, ऑर्डर देकर जाएं हमें, ताकि हम उसकी बुनियाद पर इनको बाहर के मुल्क चीज़ें बेचें। तो ये ट्रेड डेलीगेशन पे जितना पैसा आपका खर्च होता है ये अलाउड है फॉर डिडक्शन, कि आप इसे माइनस कर सकते हैं। बेटा ये 10th और 11th पॉइंट ना यहाँ पर नहीं करना आपने, ये 9 पॉइंट हो गया आपके, 10th और 11th पॉइंट काट देंगे, आगे जाके इसकी डिटेल आनी है। नेक्स्ट है जी एक्सपेंडिचर, 10th और 11th पॉइंट काट दिए जी आपने। उसके बाद एक्सपेंडिचर ऑन एक्विजिशन ऑफ डेप्रिसिएबल और इनटेंजिबल एसेट, जितने भी एक्सपेंडिचर आपके इंकर्ड होते हैं डेप्रिसिएबल एसेट या इनटेंजिबल एसेट्स पर, वो अलाउड हैं फॉर डिडक्शन। एनी एक्सपेंडिचर इंकर्ड बाय द पर्सन ड्यूरिंग द टैक्स ईयर इज अलाउएबल एज डिडक्शन, वो आप माइनस कर सकते हैं इफ इट इज रिलेट टू द एक्वायरिंग ऑफ डेप्रिसिएबल और इनटेंजिबल एसेट। डेप्रिसिएबल एसेट कौन से हैं, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, बिल्डिंग, जिनको आपने बिजनेस पर्पस के लिए इस्तेमाल करना है, विद द यूजफुल लाइफ ऑफ मोर देन 1 ईयर, जिसकी यूजफुल लाइफ क्या है, 1 साल से ज्यादा है। और इट्स प्री कमेंसमेंट एक्सपेंडिचर, यहां इस एक्सपेंडिचर का ताल्लुक किसके साथ है, प्री कमेंसमेंट। प्री कमेंसमेंट कहते हैं बिजनेस के आगाज से पहले, बिजनेस शुरू करने के लिए जो रजिस्ट्रेशन होती है, जो रजिस्ट्रेशन के लिए डॉक्यूमेंट्स बनाने होते हैं, जो रजिस्ट्रेशन फीस होती है, उस पर आपका जितना पैसा खर्च होता है वो प्री कमेंसमेंट एक्सपेंडिचर है। जो आप लॉयर को फीस देते हैं बिजनेस को रजिस्टर्ड करने के लिए, जो लीगल फीस होती है रजिस्ट्रेशन की, बेटा ये सब प्री कमेंसमेंट एक्सपेंडिचर है बिजनेस को शुरू करने के, ये सारे अलाउड है फॉर डिडक्शन, क्या आप इन्हें लिख सकते हैं। यहां तक ये पॉइंट करना है जी। देखिए प्री कमेंसमेंट, नेक्स्ट पॉइंट एक्सपेंडिचर इंकर्ड बाय अमालगमेटेड कंपनी, ये काट दें, ये वाला पॉइंट काट दें। नेक्स्ट है जी प्री कमेंसमेंट एक्सपेंडिचर। प्री कमेंसमेंट एक्सपेंडिचर अभी मैंने समझाया, कमेंसमेंट से पहले, बिजनेस के प्रॉपर स्टार्ट से पहले, बिजनेस के प्रॉपर आगाज से पहले जितने खर्चे होते हैं ना, उसको रजिस्टर्ड करवाने के, फिजिबिलिटी रिपोर्ट के, एग्रीमेंट्स करने के, बार बार विजिट्स करने हैं, आपने नई बिल्डिंग बनानी है, एम्प्लॉयज़ को हायर करना है, न्यू एम्प्लॉयज़ को फर्स्ट टाइम हायर करना है उसके लिए आप न्यूज़पेपर में ऐड देते हैं, डिफरेंट एक्सपेंडिचर इंकर्ड करते हैं, वो सारे जो बिजनेस एक्टिविटी शुरू होने से पहले के एक्सपेंडिचर है उनको प्री कमेंसमेंट एक्सपेंडिचर कहा जाता है। ये सारे एक्सपेंडिचर अलाउड हैं फॉर डिडक्शंस, क्या आप इन्हें माइनस कर सकते हैं। कहता है प्री कमेंसमेंट एक्सपेंडिचर मींस एनी एक्सपेंडिचर इंकर्ड बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस होली एंड एक्सक्लूसिवली, और जो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए होते हैं, टू डराइव इनकम चार्जेबल टू टैक्स,
इनकम कमाने के लिए जो कि टैक्स पर्पस के लिए जो टैक्सेबल होती है, वो इनकम जो टैक्सेबल होती है उसको कमाने के लिए आप वो एक्सपेंडिचर करते हैं, इंक्लूडिंग द कॉस्ट ऑफ फिजिबिलिटी स्टडीज। बिजनेस शुरू करने से पहले उसकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनती है, उसकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनती है कि बिजनेस करने के लिए कौन कौन से एलिमेंट्स चाहिए, उनकी अरेंजमेंट कैसी होगी, मुख्तलिफ विजिट करने पड़ते हैं, पेपर वर्किंग करनी पड़ती है, ड्राफ्टिंग करनी पड़ती है, एक्सपर्ट से मिलना पड़ता है, फिर आप इस काबिल होते हैं कि आप असेस कर सकें कि क्या आप बिजनेस कर सकते हैं या नहीं कर सकते। उसके लिए कैपिटल की रिक्वायरमेंट कितनी है, मशीनरी कहाँ से खरीदी जाएगी, बिल्डिंग कहाँ पर अवेलेबल होगी, तो कॉस्ट ऑफ फिजिबिलिटी स्टडी, कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रोटोटाइप्स। प्रोटोटाइप कहते हैं जो एग्जाम्पल आप सेट करते हैं, जो सैंपल बनाते हैं। अक्सर आप देखिए कोई बिल्डिंग बननी हो ना, कोई हुकूमत का कोई प्रोजेक्ट हो, तो एक शीशे के फ्रेम में उसका एक मॉडल पड़ा होता है, बताते हैं भाई यहाँ से रोड जाएगा, ये बिल्डिंग होगी, ये बिल्डिंग होगी। ये प्रोटोटाइप्स होते हैं, इन पे पैसा खर्च होता है। अगर एक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस होना तो उसके लिए प्रोटोटाइप क्या होता है कि उसने जो चीज़ बनानी है ना, उसका एक सैंपल तैयार करना, उसके कुछ सैंपल तैयार करना, उस पर पैसा खर्च होता है, उसे कहते हैं प्रोटोटाइप्स। यहाँ ट्रायल प्रोडक्शन चेक करने के लिए पैदावार की है आपने, तो उस पर बेटा जितना पैसा खर्च होगा ये अलाउड है फॉर डिडक्शन। तो ये एक्सपेंस भी इतना ही करना है जो आपने प्री कमेंसमेंट एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट पेज पे आ जाएं, पेज नंबर 178 पर ये काट दें, 178 का शुरू वाली सारी लाइनें काट दें। साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेंडिचर पे आएं जी। साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेंडिचर, ये कितना नंबर हो गया इसका, 13th हो गया मेरा ख्याल है। साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेंडिचर कितना हो गया जी, 12th पॉइंट है जी। साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेंडिचर कहता आपका बिजनेस है। देखें अक्सर ऐसी कंपनियां पाकिस्तान में साइंटिफिक रिसर्च करती हैं, फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं, कई एग्रीकल्चर से रिलेटेड साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन करते हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं। कई मसाइल हैं जिनको हल करने के लिए कई कंपनियों ने बाकायदा रिसर्च डिपार्टमेंट बनाए हुए हैं। वो रिसर्च डिपार्टमेंट डे एंड नाइट उस बिजनेस के लिए रिसर्च करते रहते हैं। देखिए ये कोरोना वैक्सीन जो है क्या हुआ है, इसके लिए साइंटिफिक रिसर्च की गई, पूरे 7-8 महीने रिसर्च करने के बाद ये वैक्सीन तैयार हुई। तो जो कंपनियां इस रिसर्च में इन्वॉल्व थी, उन रिसर्च करने में पैसा खर्च कर रही थी, मुलाजमीन को तनख्वाहें भी दे रही थी, फिर इसके लिए जो रिसोर्सेज चाहिए थे वो भी उन्होंने मैनेज किए हुए थे। अगर आप कोई रिसर्च एक्सपेंडिचर करते हैं पाकिस्तान में रहते हुए, तो हुकूमत आपको ये इजाज़त देती है कि आप वो रिसर्च एक्सपेंसेस अपने बिजनेस एक्सपेंस समझकर माइनस कर दें। वजह ये है क्योंकि आप जब रिसर्च करेंगे, कोई चीज़ दरियाफ्त करेंगे, इन्वेंट करेंगे, तो इसका फ़ायदा अल्टीमेटली कंट्री को होगा। देखें ये जो मुल्क कोरोना वैक्सीन बेच रहा है ना, इनकी इकोनॉमी, इनकी ये कंपनियां देखना कितना कितना मुनाफा कमाएंगी, कितने हैवी प्रॉफिट्स कमाएंगी, वे दुनिया को बेचेंगी चीज़ें। दुनिया की आबादी 7-8 अरब है। पहले ये चीज़ बनाते थे तो अपने मुल्कों में बेचते थे, अब इन्होंने मेडिसिन बनाई है पूरी दुनिया में जाएगी, आहिस्ता आहिस्ता दुनिया के 170-80 मुल्कों में जाएगी। तो ये कहाँ से रेवेन्यू इनको आएगा। तो इस साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेंडिचर जो एक बिजनेसमैन करता है अपने बिजनेस को रन करने के लिए, वो उसे अलाउड है कि वो उसे डिडक्ट कर सकता है। द टर्म साइंटिफिक रिसर्च मीन एन एक्टिविटी अंडरटेकन इन पाकिस्तान। शर्त ये है कि वो ये रिसर्च कहाँ पर करे, पाकिस्तान में करे। फॉर द डेवलपमेंट, किसकी तरक्की के लिए, ह्यूमन नॉलेज, उसकी तरक्की के लिए, इन द फील्ड ऑफ नेचुरल एंड अप्लाइड साइंसेज। नेचुरल और अप्लाइड साइंसेज, साइंस की 2 ब्रांचेज हैं जिसमें अगर वो रिसर्च करे, उस रिसर्च से जितना उस रिसर्च पर पैसा खर्च होगा वो अलाउड है फॉर डिडक्शन। कहता है विद द व्यू ऑफ एक्सिलरेटिंग साइंटिफिक रिसर्च, इस नजरिए के साथ कि रिसर्च में एक्सिलरेट, इजाफा हो, स्पीड अप हो। एक्सिलरेटर गाड़ी के जो रेस वाला पैडल होता है ना, उसको कहते हैं एक्सिलरेटर, उससे रेस बढ़ती है। कहता है साइंटिफिक रिसर्च को एक्सेलरेट करने के लिए, बढ़ाने के लिए, स्पीड अप करने के लिए सेक्शन 26 प्रोवाइड टैक्स इंसेंटिव। तो इस सेक्शन में क्या दिया गया है, टैक्स में राहत दी गई है कि जो भी साइंटिफिक रिसर्च पर पैसा खर्च करेगा उसको ये अलाउड है कि उसे क्या कर सकता है, डिडक्ट कर सकता है, अपने बिजनेस एक्सपेंस में लिख सकता है। ये पॉइंट बेटा यहां तक करना है आपने। नेक्स्ट आ जाए जी, देखिए ये पेज नंबर 179 पर आए। ये तीनों पॉइंट आप ऑलरेडी कर चुके हैं। देखें जरा, एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एंड हॉस्पिटल, एक्सपेंडिचर ऑन ट्रेनिंग ऑफ इंडस्ट्रियल वर्कर्स, एक्सपेंडिचर ऑन ट्रेनिंग ऑफ एनी पर्सन, ये ऑलरेडी कर चुके हैं आप, इनको दोबारा नहीं करना, इनको काट दें। 179 पर इन पेजेस को काट दें, इनको काट दें बेटा। अब देखें आगे, ये सिर्फ हेडिंग लिखनी है,
सिर्फ हेडिंग लिखनी है। किन की भला? एक्सपेंडिचर ऑन प्रॉफिट ऑन डेट, सब हेडिंग देकर ना, सब हेडिंग, मेन हेडिंग के ऊपर लिखी हुई है प्रॉफिट ऑन डेट, फाइनेंशियल कॉस्ट एंड लीज पेमेंट्स। ये सब कुछ किसके हवाले से होना चाहिए? बिजनेस के हवाले से। आपने कर्जा लिया हो, उस पर जो प्रॉफिट देना उसको कहते हैं प्रॉफिट ऑन डेट। फाइनेंशियल कॉस्ट, ये भी इंटरेस्ट को कहा जाता है, सूद को कहा जाता है। वो कर्जा जो बिजनेस पर्पस के लिए लिया जाए उस पर जितनी फाइनेंशियल कॉस्ट होगी, फाइनेंशियल कॉस्ट का मतलब क्या हुआ है? इंटरेस्ट। फाइनेंशियल कॉस्ट का मतलब क्या है? फाइनेंशियल कॉस्ट का मतलब क्या है? इंटरेस्ट, जो आपने बैंक को पे करना होता है क्योंकि आपने बैंक से कर्जा लिया होता है। इसी तरह लीज पेमेंट्स, आपने किस्तों पर कोई चीज खरीदी हो बिजनेस के लिए, बिजनेस के लिए लीज पे, तो बेटा आपने पढ़ा है कि जो लीज पेमेंट्स आप करते हैं उसमें सूद शामिल होता है। इसलिए तीनों इकट्ठे लिखे गए हैं क्योंकि तीनों का इनडायरेक्ट मीनिंग क्या है? कर्ज पर सूद। प्रॉफिट ऑन डेट का भी, फाइनेंशियल कॉस्ट का भी और लीज पेमेंट्स का भी, तीनों का मकसद है कर्ज पर सूद। ये कर्ज किसके लिए होना चाहिए? वो डेट भी बिजनेस के लिए हो, वो लीज पर लिया गया एसेट भी बिजनेस के लिए हो, और वो फाइनेंशियल कॉस्ट भी किसके लिए हो? बिजनेस के लिए हो। तो बेटा ये अलाउड है फॉर डिडक्शन। तो इसको एक ही हेडिंग में लिखना है, इसकी डिटेल लिखने की जरूरत नहीं है, बस इतना लिखना है प्रॉफिट ऑन डेट, फाइनेंशियल कॉस्ट एंड लीज पेमेंट्स। इसकी जो नीचे डिटेल लिखी हुई है ये नहीं लिखनी आपने। नेक्स्ट पेज पे आ जाएं दी। पेज नंबर 180 काट दें, पेज नंबर 181 पर आए। पेज नंबर 181 पर नेक्स्ट एक्सपेंस जो अलाउड है वो है बैड डेट्स का एक्सपेंस। पेज नंबर 181 पर जो नेक्स्ट एक्सपेंस है जो अलाउड है वो कौन सा है? बैड डेट्स का एक्सपेंस। अब बैड डेट्स कौन से वाले? जो बिजनेस के डेट्स होते हैं। बिजनेस में आप जब कोई चीजें उधार बेचेंगे तो डेटर्स जनरेट होंगे। बेटा उन डेटर से आपने जो रकम लेनी है, अगर वो रकम आपको देने से इनकार कर दें, वो इनसॉल्वेंट हो जाएं, उनकी डेथ हो जाए, जब ये कंफर्म हो जाए कि उनसे रकम आपको नहीं मिलेगी, तो उसको हम कहते हैं बैड डेट्स। अंदाजे की बुनियाद पर नहीं कि आप खुद से एस्टिमेट कर लें भाई इतनी रकम नहीं मिलेगी और आप उसे अपना एक्सपेंस बनाकर लिख लें, नहीं, इसकी कंडीशंस हैं। बहरहाल बैड डेट्स का एक्सपेंस अलोएबल फॉर डिडक्शन है, अलाउड है कि आप उसे डिडक्ट कर सकते हैं। The person shall be allowed a deduction for a bad debt during the tax year if the following conditions are satisfied. बैड डेट्स की इजाजत तब होगी जब नीचे दी गई 3 शर्तें पूरी होंगी। वो 3 शर्तें कौन सी हैं जी? नंबर 1, द अमाउंट ऑफ डेट वाज प्रीवियसली इंक्लूडेड इन द पर्सनस इनकम। ये जो लिखा हुआ ना, द अमाउंट ऑफ डेट वाज प्रीवियसली इंक्लूडेड इन द पर्सनस इनकम, इसका मतलब ये है कि जब आप उधार चीजें बेचते हैं तो सेल्स होती हैं, उन सेल्स को अपना रेवेन्यू बना के लिखते हैं ना आप, उन सेल्स को रेवेन्यू बनाकर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड पे लिखते हैं या नहीं लिखते? लिखते हैं ना। तो जब वो रेवेन्यू जिसको आपने लिखा था, वो रेवेन्यू जिसको आपने लिखा था कहां पर? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड पे, क्या बनाकर? सेल्स बनाकर। क्रेडिट सेल जब करते हैं आप, जिनको क्रेडिट सेल करते हैं वो क्रेडिट सेल आपका रेवेन्यू होता है, आप उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड पे लिखते हैं। जब उनसे पैसे नहीं मिलेंगे तो उसको क्या कहा जाएगा? बैड डेट्स। फिर उन बैड डेट्स को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पर लिखा जा सकता है। और अगर आपने क्रेडिट सेल लिखी नहीं, आपके बिजनेस का सिस्टम कुछ ऐसा है, आप क्रेडिट सेल लिखते ही नहीं है, अगर आप क्रेडिट सेल नहीं ना लिखते तो फिर बैड डेट्स भी लिखने की इजाजत नहीं होगी। सेकंड पॉइंट, द डेट और द पार्ट ऑफ डेट इज राइटिंग ऑफ ड्यूरिंग द टैक्स ईयर। कहता है उस कर्ज का या उस कर्ज का कुछ हिस्सा क्या करना होगा? माइनस भी करना होगा। मतलब इसका सिर्फ बैड डेट्स नहीं लिखने, जो डेटर्स की अमाउंट है उसमें से भी माइनस करना है। फाइनल अकाउंट को जरा याद करें, बैड डेट्स के 2 इफेक्ट नहीं होते थे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी लिखते थे और बैलेंस शीट में डेटर्स में से माइनस भी करते थे। कहता अगर आपने बैड डेट्स लिखना है तो लिख लें, लेकिन शर्त यह है कि उसको डेटर्स में से माइनस भी करें, राइट ऑफ भी करें। ये ना हो कि आप बैड डेट्स लिख लें और डेटर्स पूरे के पूरे लिखे रहने दें। अगर बैड डेट्स बनाया है तो डेटर्स में से भी माइनस करना पड़ेगा। आखिरी पॉइंट है, देयर आर रीजनेबल ग्राउंड फॉर बिलीविंग दैट डेट इज इररिकवरेबल। ये ना हो
कि कोई आपका एक दफ़ा फ़ोन ना उठाए, आप एक दफ़ा जाएं उसने पैसे ना दिए तो आप कहेंगे बैड डेट्स हो गए हैं। आपके पास रीजनेबल ग्राउंड होनी चाहिए कि बार बार आप जा रहे हैं वो पैसे नहीं दे रहा, या उसका बिजनेस क्या हो गया इंसॉल्वेंट, या उसकी डेथ हो गई है, या वो शहर छोड़ के चला गया, बिजनेस छोड़ के चला गया है, फिर आपके पास सॉलिड रीज़न है, मुनासिब वजह है ये एक्सेप्ट करने के लिए कि बैड डेट्स हो गए हैं। अदरवाइज अंदाजे की बुनियाद पे चार्ज किए हुए बैड डेट्स अलाउड नहीं है। तो बैड डेट्स एक ऐसा एक्सपेंस है जो अलाउड है फॉर डिडक्शन। नेक्स्ट आ जाए जी, नेक्स्ट पॉइंट प्रोविजन रिगार्डिंग कंज्यूमर लोन, ये आपने नहीं करना। फिर प्रॉफिट ऑन नॉन परफॉर्मिंग डेट्स, ये भी आपने नहीं करना, इसको भी काट दें। पेज नंबर 182 पर आ जाएं, तो पेज नंबर 182 पर बेटा शुरू वाले सारे पैराग्राफ काट दें। पेज नंबर 182 1 2 3 4 5 4 तक पॉइंट काट दें। पेज नंबर 183 पर आ जाएं, 182 सारे का सारा काट दें, 183 पर आ जाएं। ये डिडक्शन अलाउड के आखिरी 2 पॉइंट है बेटा, बस डिडक्शन अलाउड के आखिरी 2 पॉइंट हैं। वर्कर्स वेलफेयर फंड कहता अगर आप एज एन एम्प्लॉई, अगर आप सॉरी एज एन एम्प्लॉयर आप कोई कंपनी चला रहे हैं और आप अपने मुलाजमीन के फायदे के लिए वर्कर वेलफेयर फंड पे करते हैं। देखें एम्प्लॉयज की सैलरी में से भी पैसे कटते हैं, एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूट करता है, फिर फंड जनरेट होता है, फिर उस फंड पर प्रॉफिट भी मिलता है और फिर वो फंड जो है वो एम्प्लॉयज के फायदे के लिए इस्तेमाल होता है। तो जितना वर्कर वेलफेयर फंड एक कंपनी अपने मुलाजमीन की वेलफेयर के लिए खर्च करेगी वो वर्कर वेलफेयर फंड बिजनेस का एक्सपेंस कंसिडर होगा और वो अलाउड है फॉर डिडक्शन। एनी अमाउंट ऑफ वर्कर वेलफेयर फंड पेड ड्यूरिंग द टैक्स ईयर विल बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द, उसको टोटल इनकम में से एक्सक्लूड कर दिया जाता है, माइनस कर दिया जाता है। इसका दूसरे लफ्जों में मतलब क्या है कि उसको एक्सपेंस बना के लिख दिया जाता है। भाई जिस एक्सपेंस को आप लिखते हैं उसका मकसद क्या होता है कि वो आपकी इनकम में से क्या हो जाए, अलहदा हो जाए, एक्सक्लूड हो जाए, आपकी इनकम कम हो जाए। इनकम कम होती जाएगी, प्रॉफिट आ जाएगा, नेट प्रॉफिट आ जाएगा, उस पर फिर आपको टैक्स देना पड़ेगा। दिस अमाउंट इज नेसेसरी टू बी पेड बाय एवरी इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट, हर इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट को इंडस्ट्री के लिए वर्कर वेलफेयर फंड पे करना जरूरी है, क्योंकि आमतौर पर छोटे मुलाजमीन जो डेली वेजेस वाले होते हैं ना, जिनकी कम तनख्वाहें होती हैं, कम उजरत होती है, वो इंडस्ट्री में काम कर रहे होते हैं विद अ टोटल इनकम ऑफ ₹1 लाख और मोर। हर इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट के लिए ज़रूरी है वो इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट जिसकी जो इनकम है सालाना इनकम 1 लाख या उससे ज़्यादा होगी। इनकम मतलब प्रॉफिट, इनकम मतलब प्रॉफिट। आखिरी पॉइंट है वर्कर्स पार्टिसिपेशन फंड, वर्कर्स के फायदे के लिए जितना भी पार्टिसिपेशन फंड एक कंपनी देती है वो भी अलाउड है फॉर डिडक्शन। Contribution made to the Workers Participation Fund under the Companies Profit Workers Participation Act 1968 is also a legally admissible expense। ये भी कानूनी तौर पर इजाज़त है कि आपने जितना भी वर्कर पार्टिसिपेशन फंड में पैसा जमा करवाया है वो अलाउड है फॉर डिडक्शन। दिस सेक्शन वाज इंसर्टेड इन द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 बाय द फाइनेंस एक्ट 2004। बजट 2004 में ये वाला पॉइंट जो है वो ऐड किया गया। ये हमने डिडक्शंस अलाउड पढ़ ली हैं सारी। कितनी होगी डिडक्शन अलाउड? 16 डिडक्शन अलाउड हो गई। आगे आ रही है डिडक्शन नॉट अलाउड। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में हम डिडक्शन नॉट अलाउड पढ़ेंगे।